हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परसम स्टडी पर। तो बेटा मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो करेंगे इसके अंदर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का टॉपिक मैंने कल आपसे बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था कि हम इसमें अंदर जो है डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से क्वांटाइजेशन। याद है आप सभी को, है ना। तो क्वांटाइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे बेटा न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है पेपर में और इससे कोरिलेट करके 2-3 क्वेश्चन भी पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन। तो बेटा क्वांटाइजेशन का मीनिंग अगर आप निकालें तो वर्ड से ही एक्चुअली इसका मीनिंग निकल रहा है। देखो कैसे, आप इसको अगर बार बार रीड करो, देखो क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन, इट मींस इट गिव्स द क्वांटिटी, है ना। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या करते हैं कि किसी भी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज की वैल्यू मिनिमम जो होती है वो होती है 1e के बराबर, और 1e इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। याद है ना। तो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, एक टॉफी का बॉक्स है मेरे पास, और मैं आपको इसके अंदर ये बोल दूं कि मेरे पास इस बॉक्स के अंदर 50 टॉफीज अवेलेबल। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर 50 टॉफीज अवेलेबल हैं और एक टॉफी जो है, 1 टॉफी की जो वैल्यू है वो 2 रुपीज है। 1 टॉफी की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज है। तो एक टॉफी का जो टोटल वैल्यू होगा वो कितना होगा, आप सिंपल से निकाल सकते हैं। अगर टोटल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, आप सिंपल लेंगे सर 50 इंटू 2 यानी कि कितना 100 रुपीज आएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं आपको कोई भी बॉडी देता हूं, कोई भी दुनिया की कोई भी बॉडी में देता हूं, और आपको मैं उसके अंदर ये बता दूं कि नंबर ऑफ चार्जेस n उस बॉडी के अंदर कितने हैं, तो और मिनिमम चार्ज की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, और नंबर ऑफ चार्ज मैंने दे दिए, तो क्या टोटल चार्ज Q से डिनोट करते हैं, क्या टोटल चार्ज की वैल्यू आप इसमें बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे सर। क्या करूंगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया n इंटू ई, Q इज इक्वल टू एन ई, एंड दिस गिव्स द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस, है ना, क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द बॉडी। और क्वांटाइजेशन का मतलब भी क्या है, क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस इन द बॉडी, है ना। तो क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू NE डिफाइन करता है, और अगर इसकी डेफिनेशन देनी है तो इस फॉर्मूले से ही दे सकते हैं कुछ इस तरीके से कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। इसको 1 बेसिक क्वांट भी कहते हैं ना, तो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज की मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रल मल्टीपल के साथ, है ना। तो Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर N इज इक्वल टू क्या 1 2 3 एंड सो। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। तो बेटा बहुत ही आसान तरीके से आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन आपका 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी या एस्टैब्लिश द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो एक सिंपल सी 3 लाइन आपको लिखनी होती है इसके अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो क्वांटाइजेशन हमने बनाया है Q इज इक्वल टू NE, ये बेटा इग्नोरेबल भी है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कभी इग्नोर हो सकता है, तो बेटा बिल्कुल हो सकता है। व्हेन आप ये सोचो कि n इज ग्रेटर देन e हो जाए। e क्या है, e की वैल्यू 10⁻⁻⁹ है, और मैं n की वैल्यू बोल दूं कि 10⁻50,000 10⁻50,000 बोलूं, तो इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया कि नहीं हो गया। तो जब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तो तब उस केस में क्या आएगा, Q इज परहैप्स इक्वल टू n आएगा कि नहीं आएगा। और हमारे लिए क्वांटाइजेशन की थ्योरम क्या थी, n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द 1 बेसिक क्वांट, लेकिन आया क्या, Q इज इक्वल टू n। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन e हो जाएगी तो तब क्वांटाइजेशन को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कौन सी कंडीशंस होंगी जब Q इज n इज ग्रेटर देन e होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू, हमारी ह्यूमन बॉडी है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, कोई बल्ब है, इवन उसके अंदर ही 2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर सेकंड में पास जो होते हैं उसके अंदर से। सोचो, उसके जो फिलामेंट होता है ना, आप लोग जानते हैं टंगस्टन, उसके अंदर से अगर आप चार्जेस की बात करें तो बहुत ज्यादा हैवी चार्जेस उसके अंदर से फ्लो होते हैं। तो क्वांटाइजेशन की थ्योरी जो है वो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं उनको लेकर के डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि विच इज बिगर
which is bigger, 1 coulomb or a charge on an electron, how many charges forms 1 coulomb of charge? क्वेश्चन ये दिया है कि 1 कूलाम बड़ा होता है, 1 कूलाम बड़ा होता है या फिर एक चार्ज की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर बड़ी होती है, यानी कि 1e की वैल्यू बड़ी होती है। तो आप बेटा खुद कॉमन सेंस लगाओ, 1 कूलाम चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, 1 कूलाम चार्ज की बात कर रहा हूं, तो 1 कूलाम चार्ज कितना होगा आप खुद सोच सकते हैं। 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम दे रहा हूं मैं, तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ चार्ज आप निकालें तो नंबर ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो N इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी दी है 1 कूलाम चार्ज, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो यानी कि कितना आ जाएगा 10 टू द पावर प्लस 19 अपॉन 1.6 और इंटू 1 मान सकता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्जेस, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। और यहाँ पे कितना चार्ज है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो कौन सा बड़ा है, 1 कूलाम बड़ा है एज कंपेयर टू एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाउ मेनी चार्जेस फॉर्म 1 कूलाम ऑफ, तो ये तो हमने निकाल ही लिया है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा न्यूमेरिकल था जो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। न्यूमेरिकल्स आप लोग ऐसे ही कॉपी पेन ले लो और उनको लिखते भी रहना। ठीक है, क्वेश्चंस भी लिखते रहना, आंसर भी लिखते रहना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सॉल्व आंसर अगर आपके पास होंगे तो बहुत आसानी से आप उनको जो है कवर कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, याद रखना। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इट। ये कह रहा है कि 1 सेकंड के अंदर मेरे पास 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम आपसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज को निकालने में। तो देखो 1 सेकंड में नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज तो नहीं दिया, नंबर ऑफ चार्ज दिया है। ठीक है कि चार्ज, तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज के अंदर नंबर ऑफ चार्ज हम निकाल लें, तो वो तो अभी मैंने निकाला ही था। 1 कूलाम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कितने आए थे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्जेस आए थे, है ना, ये इतने आए थे। अब देखो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा। यहां लिख लेते हैं 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में मुझे लगा 1 सेकंड। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना समय लगेगा मुझे, 1/10 टू द पावर 9 सेकंड्स, है ना। और पूछे कितने हैं, 1 कूलाम के अंदर, 1 कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं रहा। तो 6.25, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितना समय लगेगा, 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितना समय लग जाएगा, 1/10 टू द पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, 10 टू द पावर 9 है, ऊपर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 माइनस का 9, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। दैट्स इट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। छोटी क्लास का क्वेश्चन था। वैसे अगर ये आप इसको वैल्यूज को देखें तो कि 1 सेकंड में इतना निकलता है तो बताओ 50 सेकंड में कितना लगेगा, या फिर इतना निकलता है 1 सेकंड में तो उतना निकलेगा कितने सेकंड में, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर एक बार आपने पकड़ लिया ना तो चीजों को करना आपके लिए बेटा बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। 1 कप पानी के अंदर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और SC वर्मा का क्वेश्चन है ये। 1 कप पानी है आपके पास, मान लो पानी मतलब आप लोग जानते हैं H2O। इस 1 कप के अंदर, 1 कप का मतलब परहैप्स मैं मान सकता हूं 250 ग्राम, है ना, इतना तो मानना ही पड़ेगा। 250 ग्राम पानी के अंदर आपसे पूछा है कि कितने चार्ज होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस कितना होगा, नहीं हाउ मच है, मच का मतलब चार्ज, क्यों पूछा है। याद रखना ये भी एक तरीका है समझने का। हाउ मैनी, मैनी का मतलब जो काउंट हो सके, तो यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पूछेगा। हाउ मच यानी कि जो काउंट ना हो सके, सिर्फ कैलकुलेट या मेजर किया जा सकता है, यानी कि क्यों पूछा है। ठीक है, तो हाउ मच चार्ज क्यों पूछा है आपसे, तो क्यू इज इक्वल टू, अभी तक मुझे पता है कि सर क्या होता है, एन ई होता है। तो नंबर ऑफ चार्ज तो दिए नहीं है, अगर किसी तरीके से नंबर ऑफ चार्ज आ जाए, ई पता ही है क्यू आ जाएगा, है ना। तो बेटा इसके अंदर मुझे लगानी पड़ेगी थोड़ी सी केमिस्ट्री। आपने 11th क्लास में बेटा एक टॉपिक पढ़ा होगा केमिस्ट्री का, एवोगैड्रोस नंबर, याद है। और एवोगैड्रो नंबर ये कहता था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, है ना,
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू प्रेजेंट होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। याद होगा आपको, आई थिंक, ठीक है ना। अब एक मॉलिक्यूल कितने ग्राम का है H2O का, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 2 है बेटा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो होता है 1 ग्राम का, है ना, तो 2 हो गए 2 ग्राम के। ऑक्सीजन होती है 16 ग्राम्स की, है ना, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, तो यानी कि टोटल 18 ग्राम्स। तो यानी कि 18 ग्राम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। लेकिन मॉलिक्यूल कितने ग्राम है? 250 ग्राम है। तो 1 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम के अंदर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, है ना। तो यानी कि 250 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे? 250 ग्राम में हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना, यहाँ पे अपॉन 18 आएगा, है ना, अपॉन 18 इंटू 250, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ चार्ज चाहिए, n। तो बेटा H2O की अगर मैं बात करूं तो H2O का एक मॉलिक्यूल, H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके हो गए। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। तो चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, चाहे प्रोटॉन निकाल लो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकल जाएंगे। तो यानी कि n इज इक्वल टू जो आएगा इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? इंटू 10 कर दूं भाई। एक मॉलिक्यूल में, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से? इतने। जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इतने, इंटू 10 करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन हो जाएगा 18 इंटू 250 और इंटू 10, एन आ गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, Q इज इक्वल टू क्या लगा दूंगा मैं? एन ही लगा दूंगा। इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर लेना और वैल्यू पुट करके बेटा आंसर निकाल के देख लेना। बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन लगभग हो जाएगी 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, ठीक है। करके देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक बारी में समझ ना आए तो बेटा इसको आप वीडियो को दोबारे से बैकवर्ड करके रिपीट करके देखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हमें आज चेक करना है। तो देखो आप कैसे करेंगे इस तरह की चीज़ों को। अगर आपसे पेपर में पूछे, एक तरफ तो आप लिख लो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और दूसरी तरफ आप डाल देना मास, ठीक है। तो पहला अगर डिफरेंस में बात करूं तो बेटा आपको पता है चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन मास जो होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, फिक्स वैल्यू होती है मास की, ना नेगेटिव हो सकती है और ना ही जीरो हो सकती है। अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर मास जो होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नंबर 2 की अगर बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन हमें पता है कि Q इज इक्वल टू NE से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन मास का कोई क्वांटाइजेशन नहीं होता, अभी तक तो नहीं है, इन फ्यूचर भगवान जाने, क्या पता बन जाए, है ना। नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो बेटा फोर्स लगेगी उसको याद रखना। इसके बीच में जो फोर्स लगेगी, 2 चार्जेस के बीच में लगेगी, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे तो फोर्स तो लगेगी ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो कौन सी लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, आप जानते हैं, है ना। इनके बीच में मासेस के बीच में, 2 मासेस के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नंबर 4, बेटा इनके बीच में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव हो सकती है ना, और रिपल्सिव भी हो सकती है कि नहीं। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट करता है, कभी भी रिपेल नहीं करता है। कोई पत्थर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो हमेशा नीचे ही आके गिरेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा, है ना। इतना दम नहीं है हमारे अंदर अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है। देखो दूसरी बात, एक और पॉइंट आता है कि चार्ज जो होता है, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के ऊपर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, नॉट डिपेंड ऑन
स्पीड। अगर आप अपनी बॉडी की स्पीड चेंज कर दें तो स्पीड चेंज होने से चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अचंभे वाली बात है बेटा, मास करता है डिपेंड ऑन स्पीड। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर आपकी स्पीड में चेंज होगा तो आपका मास भी बदल जाएगा। अब आप कहोगे सर पागल हो गए हैं हम, मतलब दौड़ते रहे तो हमारा क्या मास चेंज हो जाएगा? बेटा बिल्कुल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सॉरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था कि m इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², वेयर m0 इज द ओरिजिनल मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करते हैं, अगर आप अपनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करते हैं तो ये वाली वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन 1 माइनस ज्यादा वाली वैल्यू करोगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी में इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू तो इंक्रीज ही होगी, है ना, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा हूं। लेकिन 1 माइनस ज्यादा करूंगा तो कम हो जाएगी वैल्यू। और अगर जब डिनोमिनेटर कम होता है, तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो क्या होती है? बढ़ के आती है, इंक्रीज होके आती है ना। इसका मतलब इफ यू इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी देन मास विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। और अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो सोचो 1 माइनस 1 0 नोट डिफाइन हो जाएगा बेटा, यानी कि आप इनविजिबल का केस बन जाएगा, हम उस मास को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा ये कहता है कि कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने जब चार्ज पे वो रिसर्च कर रहे थे, जब उन्होंने बताया कि चार्ज की मिनिमम वैल्यू 1 E होती है, ऐसे ऐसे चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे चार्ज की वैल्यू रिपेल करेगी, तो उन्होंने एक चीज देखी कि बेटा एक बात बताओ कि मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा है, मान लो Q1, ठीक है, और यहां से सम डिस्टेंस r पे एक चार्ज और मैं रख देता हूं Q2 मान लो, ठीक है। तो उन्हें ये बात तो पता थी कि ये दोनों आपस में तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये दोनों रिपेल करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, है ना। तो इसके अंदर एक चीज सोचो आप, अगर मैं ये मान के चलूं कि ये दोनों पहलवान है, ये दोनों पहलवान है, तो बेटा आप सीधी सी एक चीज समझ सकते हैं, अगर ये दोनों ताकतवर हैं तो आपस में फोर्स भी दोनों आपस में बहुत बढ़िया लगाएंगे, बहुत अच्छी कुश्ती होगी इनके बीच में, है कि नहीं। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F से अगर मैं डिनोट करूं उसे, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? अगर ये भी ताकतवर है और ये भी ताकतवर है तो दोनों अच्छा फोर्स लगाएंगे, तो ताकत बढ़ेगी तो फोर्स भी दोनों के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जब दो पहलवान लड़ रहे हैं, अगर मैं इनको बहुत ज्यादा नजदीक कर दूं, बहुत ज्यादा नजदीक कर दूं, तो यानी कि डिस्टेंस जो है मिनिमम कर देता हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया से लात घूसे मारेंगे एक दूसरे को। और अगर मैं इनको दूर करता चला जाऊं, दूर करने का मतलब क्या? डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं, तो बेटा एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाएंगे, तो फोर्स दोनों के बीच में बहुत कम लगेगा, है कि नहीं। पहलवान वाला एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कंक्लूजन कूलम्ब्स ने निकाला और इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको इक्वेशन नंबर 2 माने। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन कूलम्ब्स गेट कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्यों आया अब आप पूछोगे? क्योंकि बेटा अगर डिस्टेंस की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मैं इसको इधर या इधर ले जाऊं तो भी फोर्स कम ज्यादा होगा। तो यानी कि इस वाले के Q2 चार्ज के रेस्पेक्ट में R चेंज हो सकता है, लेकिन सेम कंडीशन Q1 के रेस्पेक्ट में भी तो हो सकती है। Q1 के रेस्पेक्ट में भी अगर मैं इस चार्ज को इधर ले जाऊं या फिर इधर ले जाऊं तो भी फोर्स चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी दोनों चार्ज के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए इस वाले चार्ज के लिए भी R लेना पड़ेगा और इस वाले चार्ज के लिए भी R लेना पड़ेगा, और दोनों ही केस में ये चीज वैलिड है कि नहीं? दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 अपॉन R स्क्वायर, और दोनों को कंबाइन करूंगा तो F इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपको पता ही होगा
कि अगर किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मिल जाता है, तो F इज इक्वल टू हो जाता है K। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज नोन एज द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्ब्स ने बेटा इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली थी। K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट या फिर परमिटिविटी, इसको याद रखना, एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी। आगे तक चैप्टर्स में काम आएगी, इसलिए इसको मैं अलग से टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और इसकी जो वैल्यू टोटल इन्होंने निकाली थी वो निकाली थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी, जिसको मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, परमिटिविटी की वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो इसको इसके अंदर पुट करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो पुट करोगे तो टोटल वैल्यू यही निकल के आती है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पुट कर दिया, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज नोन एज द अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको लिखना है। इसकी लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में मतलब इसको बना सकते हैं कि क्या किया था, एक फिजिशियन थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब्स, ठीक है ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि दो चार्जेस को एक साथ रखा सम डिस्टेंस r पे, तो उन्होंने देखा कि जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स लगता है, कोई सा भी हो सकता है वो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और फिर उनको कंबाइन करके जो मैंने लिखा है ऐसा लिख के दिखा दो, फुल मार्क्स आ जाएंगे। और क्या चाहिए। और बेटा कूलम्ब्स लॉ से क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, एक क्वेश्चन जरूर आता है। फर्स्ट चैप्टर का ही वेटेज चाहिए, मान के चलो 6 से 8 नंबर का है। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो बेटा वीडियो को पॉज करके इसको या तो उतार लो अपने नोट्स में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में उतार सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर लिमिट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो लिमिट्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा कूलम्ब्स लॉ की 2 लिमिट होती हैं छोटी छोटी सी। पहली लिमिट होती है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जिंग एट रेस्ट। चार्ज जो है रुके हुए होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो मान लो जैसे मैंने अभी ये किया था, तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर चार्ज रेस्ट में नहीं है, मूवेबल है, तो क्या कभी डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा? कभी भी नहीं कर सकता, है ना। चार्ज के बीच में क्या होगा? टकराव हो सकता है, कोलिजन हो सकता है, जिससे एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो चार्ज की रियल वैल्यू क्या कभी कैलकुलेट कर पाऊंगा? कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए जब आप कूलम्ब्स लॉ निकालते हैं तो चार्ज जो होने चाहिए वो रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी जो बेटा चार्ज की कूलम्ब्स लॉ की जो लिमिटेशन होती है, दैट इज इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या बोला है, इसको समझ लो एक लाइन में। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -6, या फिर चार्ज ऑफ ऑर्डर ऑफ आप कह सकते हैं माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, 10 टू द पावर -6 ही होता है। सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, मतलब कि स्मॉल चार्जेस के लिए वैलिड होता है। उसके अलावा कूलम्ब्स लॉ किसी अनदर चार्जेस की फॉर्मेट में वैलिड नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इससे एक क्वेश्चन बेटा और आ जाता है पेपर में कभी कभी, उसको याद रखना। तो उसके कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें एक आएगा कि यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्जेस के साथ आप ऐड कर सकते हैं एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये भी इसमें आप ऐड कर लो साथ में। तो यूनिट ऑफ चार्जेस की बेटा अलग अलग कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा एसआई यूनिट इसकी कूलाम ही है, ये मैं पहले ही बता दी थी आपको। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी कूलाम होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग सीजीएस यूनिट की अगर बात करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट की अगर बात करें, तो इसकी सीजीएस यूनिट को कहते हैं बेटा ईएसयू ऑफ चार्ज, या सॉरी स्टेट कूलाम। इसको क्या कहते हैं? स्टेट कूलाम और ईएसयू ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टेट कूलाम या फिर ईएसयू ऑफ चार्ज। ईएसयू का मतलब क्या है? यहाँ पे ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ए सीजीएस यूनिट है, और 1 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर 9 ईएसयू।
ठीक है। ये बेटा DRDO का एक पेपर होता है, आप लोग 12th कर लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू कितना, ठीक है, या फिर 1 कूलाम के अंदर कितना स्टेट कूलाम होता है। तो आपको याद रखना है 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फिर ESU ऑफ चार्ज, ठीक है। एक और इसके अंदर पूछ लेता है कभी कभी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक टॉपिक आएगा इन फ्यूचर आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में भी चार्ज की एक यूनिट डिफाइन की गई है, दैट इज नोन एज द एब कूलाम, ठीक है, दैट इज नोन एज द एब कूलाम और EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज, समझ ही गए होंगे। EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज, ठीक है। तो EMU ऑफ चार्ज के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना होता है, तो बेटा 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सिंपल रटनी पड़ेंगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आपको याद रखनी है, ठीक है। और नंबर 4 में आपको इसमें पूछ रहा था कि क्वेश्चन कूलाम से क्या आ सकता है कि एप्सिलॉन नोट की यूनिट क्या होती है, तो ये निकालना बड़ा आसान है। मैंने अभी निकाला कि F इज इक्वल टू क्या होता है सर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/R², इन सब की यूनिट निकाल दो, एप्सिलॉन नोट इधर ले जाओ, F इधर ले जाओ, तो ले जाते हैं। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πf, F इधर आ गया, और Q1 Q2/R², तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, चार्जेस की यूनिट है, कूलाम होती है तो कूलाम का स्क्वायर, 2 कूलाम है ना। 4π इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट की यूनिट होती नहीं, फोर्स क्या है न्यूटन, तो न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर तो मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2, दैट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट या परमिटिविटी। अब परमिटिविटी होता क्या है, कैसे है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, ठीक है, वीडियो क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, और अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यूटी बहुत तेजी के साथ आपको पढ़ाऊँ, आपका सिलेबस कवर कराऊँ, तो बेटा बहुत ज़्यादा आपको इस पे वीडियो पर लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं, और शेयर करो बेटा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं वीडियो और ज़्यादा तेजी के साथ बना सकूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।